गया है और हरियाणा की जनता के लिए ये विकसित हरियाणा वाला बजट है। ज्यादा हताश है, घोर निराशा में, घोर हताशा में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसको आगे भी चांदना नहीं दिखाई दे रहा, आगे भी अंधेरा दिखाई दे रहा कांग्रेस पार्टी ने। और जो बजट आज हर वर्ग के लिए कल प्रस्तुत किया गया है, उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, किसान का ध्यान रखा गया है, गरीब का ध्यान रखा गया है। इन चार पिलरों को सशक्त और मजबूत करने वाला ये बजट है, हर वर्ग का ध्यान रखा है और आने वाले समय के अंदर विकसित हरियाणा गति से आगे बढ़ेगा। एक तरफ सरकार बजट को जनहितैषी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से सवालों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार विपक्ष की तरफ से तीखे शब्द बाणों से सरकार का भेदन किया जा रहा है और देखने की बात अब यह है कि बजट के धरातल पर उतरते उतरते जनता को किस तरह से इसका लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब अहम सवाल आपके सामने रखता हूं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत में करूंगा। तो अहम सवाल क्या है बजट को लेकर विपक्ष की परेशानी का कारण आखिर क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही है। सवाल नंबर 2, बजट से हरियाणा के आम आदमी को क्या मिला है, यानी कि आपको आखिर बजट से क्या फायदा होगा? अगर सभी वर्गों का ध्यान है तो विरोध आखिर क्यों? तो बजट से हरियाणा के आम आदमी को क्या मिला है, यह हमने आपको बताया। ये बड़ा सवाल है। हरियाणा की जनता की नजर में यह बजट पास है या फेल है? और विपक्ष ने क्यों कहा कि कर्ज लो और घी पियो, ये भी अपने आप में एक सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बात कही गई थी और ऐसा कहने के मायने क्या हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? अब इसी पर चर्चा आज की हमारी रहने वाली है और हमारे साथ तमाम जो राजनीतिक प्रवक्ता हैं तमाम पार्टियों के, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस समय शंकर धूपड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र वर्तिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, विजेंद्र रेड्डी हमारे साथ INLD स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं, केसी मलकानिया सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अब फिलहाल सबसे पहले धूपड़ साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपकी तरफ से तमाम तारीफें की गई बजट को लेकर, हरियाणा के जनता के हित में ये बजट है, हरियाणा की आवाम इससे खुश होगी और साथ ही साथ आने वाले समय में हरियाणा की जनता को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष की तमाम परेशानियां, जो कि मुझे लगता है कि विपक्ष के अपने पर्सनल तो नहीं है लेकिन हरियाणा की जनता से जुड़ी हुई हैं, कि अब कर्ज लो और घी पियो, इसके सर क्या मायने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सीधा कह रहे खोदा पाड़ निकली चाहिए, क्या बजट? जी नमस्कार, आपको भी शर्मा जी, आपके दर्शकों को भी। दरअसल क्या है कि हुड्डा जी की एक परेशानी है। आज ही उनकी पार्टी के एक नेता है तेलूराम जागड़ा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में गिरोह काम कर रहे हैं। असल में तो इनको कांग्रेस को विकास से कोई काम नहीं है, कोई लेना देना है। हरियाणा का विकास इन्हें अच्छा नहीं है। आपको जानकारी है कि हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में 2026-27 का दूसरा जो बजट जो पेश किया, यह ऐसा बजट है जो जनता की सलाह से बनाया गया है और जनता के लिए बनाया गया। अब माननीय जो है मनोहर लाल जी ने जो काम जो शुरू किया था जनता की राय लेने वाला, अब अगर आप देखें तो इसमें कुल जो बैठकें जो हुई, जो 13 बैठकें, उनमें से और 2199 जो है सुझाव लोगों के इसमें मिले और इसके अलावा AI चैटबॉट के माध्यम से उस पर जो है 12,400 सुझाव प्राप्त हुए और उनमें से लगभग 5,000 सुझावों को जो है बजट में शामिल किया गया। तो जैसा मैंने बताया था कि जनता की सलाह से बनाया गया है, जनता के लिए बनाया। हरियाणा को जल्द से जल्द विकसित बनाने के सपनों के साथ में बनाया गया है, $1 ट्रिलियन के लक्ष्य के साथ में बनाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वित्त मंत्री के रूप में जो 26-27 का जो बजट जो पेश किया, 2,23,658 करोड़ 58 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया, पिछली बार के 2,02,816 लाख करोड़ रुपए के
जो बजट था उससे 10.28% ये इसका बजट ये अब की बार का ज्यादा। और जैसा मैंने बताया कि जनता के सहयोग से तो बनाया गया है, और हमारे 11 साल के जो है शासन है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें आप देखेंगे कि जो लोगों की जो आय है वो लगभग 3 गुना बढ़ गई है प्रति व्यक्ति आय। 2014-15 में 1,47,382 थी और 25-26 में 3,95,618 रुपए होगी। इसी प्रकार से अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो ये जीडीपी भी लगभग जो है 3 गुना हो गई है 11 वर्षों में। योजना विभाग की जो बात करें तो अनुमानित अर्थव्यवस्था जो है उसमें वृद्धि 8.5% की है। और जो राजस्व घाटा जो है, राजस्व घाटा जो जीडीपी का 1.9% था वो 1.33% इससे जो मौजूदा जो चल रहा है इसमें 25-26 वाले में, और 26-27 में जो इसका अनुमानित जो लक्ष्य जो रखा गया है वो 0.87 रखा गया है। अगर मैं बात करूं जो है इसकी कि नायब सिंह सैनी ने चारों तरफ से, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो गरीबों की बात हो, ग्रामीण की बात हो, किसान की बात हो, हर आदमी के, मजदूर की बात हो, व्यापारी की बात हो, गृहिणी की बात हो, सब लोगों का इसमें जो है ख्याल रखा है और सब लोगों के लिए जो है वो। और जो हुड्डा जी अभी कह रहे थे ये जो है कर्ज लेकर के घी पियो, तो महिपाल ढांडा जी ने उनको बताया, आपने वो उनकी क्लिप भी दिखाई है कि अपनी लिमिट से ज्यादा। ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। ठीक है दोपहर साहब, आपके पास में लौटूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी फिलहाल सुरेंद्र जी आपकी तरफ में आना चाहूंगा। अब सरकार की तरफ से बात कही गई है कि सर ये बजट जो है वो जनता के हितों को साधने का काम करता है, आने वाले समय में विकसित हरियाणा की नींव को रखता है। इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार, मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को और जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको नमस्कार कहता हूं। देखिए, ये जो बजट है इसके अंदर साफ स्पष्ट शब्दों में ये है कि पिछले बजट से गवर्नमेंट बीजेपी सरकार ने इसके अंदर 18,000 करोड़ का इजाफा किया है। लेकिन साथ ही साथ देखने वाली बात यह है कि 40,000 करोड़ का कर्ज भी लिया है। तो इसमें यह बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि कर्ज लो और घी पियो, इसमें कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की भी, क्योंकि ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। और आप इसमें ये देखिए कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसने जितना भी बजट पेश किया है उसके अंदर ना तो उन्होंने ये बताया कि बेरोजगारी किस तरीके से दूर होगी, ना ही उन्होंने ये बताया कि जो ये इतना बड़ा कर्ज है और उसका जो बोझ है, वो जो उसकी किस्त है 65,670 करोड़ जो ब्याज है, लोन है, उसकी किस्त जो जा रही है वो किस प्रकार अदायगी होगी और कितना उसमें बचेगा। और जो उद्योगों को इन्होंने 1950 करोड़ का बजट दिया है, तो इतना बड़ा हरियाणा जो हर क्षेत्र में पहले नंबर 1 हुआ करता था, चाहे वो खेल हो, चाहे किसी प्रकार की हमारी शिक्षा नीति हो, तब सब में नंबर 1 हुआ करता था। लेकिन आज हरियाणा हर चीज में पिछड़ता जा रहा है। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, नशे में नंबर 1 हो गया है। आज हरियाणा का बेरोजगार भटक रहा है। तो ये सरकार ने इसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस प्रकार से बेरोजगारों को रोजगार देगी। सरकार ने अभी पीछे बताया कि एक नीति बनाई कि बाहर जाने भेज रहे हैं हम बच्चे लीगल तरीके से, जो डंकी रूट से जाते थे। सरकार ये बताए कि क्या आज मिडिल ईस्ट की क्या हालत है, वहां पे हमारे बच्चे जो जाएंगे क्या वो काम कर पाएंगे, किस तरीके से वहां पे ये उनको सुविधा देंगे, क्या उनकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे। दूसरा, लेबर के लिए इन्होंने 91 करोड़ का बजट रखा और 91 करोड़ के बजट के अंदर आप देखिए कि कैसे ये सुधार करेंगे, जो लेबर तबका है उसका उत्थान कैसे होगा। फिर ये अभी 2047 की बात करते हैं, इतना लंबा विजन रखते हैं, उसके अंदर ये बताएं कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको कब अमीर बना देंगे, कैसे अमीर बनाएंगे। इस 70% लोग जो हैं इस प्रदेश के, वो 5 किलो राशन ले रहे हैं। आप इस बजट को ये कह रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि सामान पुराना है लेकिन पैकिंग नहीं करके आगे परोस दिया गया है और कर्ज लेके। तो इस तरीके का जो बजट है उसको देखिए, ना तो प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी, ना ही विपक्ष स्वीकार करेगा, क्योंकि विपक्ष प्रदेश का एक आवाज होती है, विपक्ष प्रदेश की जनता की आवाज होती है,
और विपक्ष का ये काम है ये बताना सरकार को कि आप बताइए कैसे किसान की आय दोगुनी करेंगे, कैसे बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कैसे नशे से प्रदेश को मुक्त कराएंगे, कैसे इस प्रदेश का उत्थान होगा, कैसे प्रदेश का चलिए कर्ज तमाम उतरेगा। सवाल तो आप अब किसी भी धूपड़ साहब तरीके सुन से ही रहे ये हैं। बातें नहीं बता सुरेंद्र पा जी रहे। तमाम सवाल तो सुन ही रहे हैं धूपड़ साहब। अब रेड्डू साहब की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। एनएलडी प्रवक्ता हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू जी लगातार बने हुए हैं। अभी रेड्डू साहब, अब ये जो बजट है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने इजाफा किया है पिछले साल की तुलना में। ये इजाफा जो किया गया है वो उसके मायने क्या देखते हैं रेड्डू साहब? विकास को लेकर मैं बात कर रहा हूं रेड्डू साहब। वसंत जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की राम राम, नमस्ते और जय। मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बार बजट पेश किया, उनका नैतिक फर्ज बनता है, राजनीतिक फर्ज बनता है कि अपने बजट का गुणगान करें। धूपड़ साहब भी प्रवक्ता है पार्टी के, इनका भी फर्ज बनता है कि मुख्यमंत्री से भी बढ़ करके इन्होंने गुणगान करने का काम किया। ये इनका नैतिक राजनीतिक फर्ज बनता है, करता है। लेकिन हकीकत में ग्राउंड के ऊपर बसंत शर्मा जी, हमारे कांग्रेस वाले साथी ने बहुत सारी बातें बताई, उनके अलावा जो मैं कहना चाहता हूं वो तो बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। कोई बात में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं था। उन सभी बातों को सेकंड करते हुए मैं आगे बढ़ते हुए इनसे ये पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमने बढ़ाया, भाई बढ़ाया तो उस जितना आपने बजट बढ़ाया उससे दुगना आपने कर्ज उठाया, दुगने से भी ज्यादा। आपने 18,000 करोड़ का बजट बढ़ाया तो 40,000 करोड़ का लोन उठा लिया। तो ये बढ़ोतरी तो यानी कि बाहर से पैसा उठा करके आपने करके दिखा दी, ये जनता को भ्रमित करने का काम किया। इसके अलावा ये कहती है जनता का बजट। जनता का बजट में आप मुझे ये बताइए, आपने इसमें किसान के लिए क्या देने का काम किया? आपने 2019 में किसानों का सम्मान निधि 6,000 रुपए लागू की थी, जो कि आज तक 26 आ गया है, वही 6,000 रुपए आपने रखी हुई है। क्या उसमें बढ़ोतरी का हक नहीं बनता था 7 सालों में? क्या कुछ नहीं बढ़ा है? केवल किसान का सम्मान निधि को छोड़ करके हर चीज बढ़ी है, लेकिन किसान को वहीं पर रोकने का काम किया। ये कहते हैं हमने सबसे सुझाव मांगे और सुझाव लिए भी और उनको रखा भी 2,500 के करीब। क्या किसान ने सुझाव नहीं दिया होगा बसंत जी इनको कि भाई एमएसपी को हमारा गारंटी कानून में लेकर के आओ? क्या किसान ने आपको ये सुझाव नहीं दिया होगा कि किसान को यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसका तुरंत भुगतान करने का काम करे, जो कि 2019 तक का आज भी पड़ा हुआ है? क्या किसान ने आपको ये सुझाव नहीं दिया होगा कि आप हमारी जो फसल बिकती है, मंडियों में जाती है, उसका समय पर खरीद करें और उठान करें, हमें मंडियों में परेशान ना होना पड़े, उसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए? अवश्य हर किसान ने ये सुझाव दिए होंगे जब इन्होंने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की थी, लेकिन यहाँ तो लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि कोई सुझाव इन्होंने मानने का काम किया है। दूसरी बात, आगे मैं जाकर के कहता हूँ कि आज भी बहुत सारी जमीन में शंकर जी लाखों एकड़ जमीन आज भी पानी से भरी हुई है, जल भरा हुआ है। उन किसानों की, बेचारों की वो जमीन नहीं बोई गई। ये सरकार के लिए कोई शर्म की बात नहीं है क्या कि भाई इतने लंबे अंतराल के बाद भी आप उस जमीन को खाली नहीं करवा पाए ताकि उसमें फसल बोले? कम से कम यदि मुआवजा नहीं मिला तो कम से कम अगर तो बीज लेता था वो अपनी परिवार को चला लेता। अगली बात, लाडो लक्ष्मी योजना की, किसान की बात आ गई, क्या कैसे किसान खुश होगा? लाडो लक्ष्मी योजना की बात मैं कर लेता हूँ। आपने कहा कि हम हर महिला को ये देंगे, मैं मान लेता हूँ चैनल के ऊपर में, चलो हर महिला के लिए पॉसिबल भी नहीं है और मतलब आप नहीं भी दे भी नहीं रहे हो, झूठा आपने वायदा किया था। जो अच्छे साधन संपन्न है चलो उनको आप काट भी दो, लेकिन इसके बावजूद भी लगभग 22-23 लाख महिलाएं, जो आपकी कंडीशन है 1 लाख का जो कैप लगाया था आपने, उसमें 22 से 23 लाख महिलाएं, खुद गवर्नमेंट ने बताया था कि इतनी महिलाएं होती हैं। आज भी आप 10 लाख के आसपास दे रहे हो, 10-10.5 लाख के आसपास महिलाओं को दे रहे हो। क्या उन महिलाओं ने, क्या उन बहनों का हक नहीं बनता था? जब सरकार ने सुविधा देनी चाहिए तो उनको वो सुविधा क्यों नहीं मिली? पिछली बार बीच में आपने लागू करने का काम किया, 5,000 करोड़ बजट का अलॉटमेंट आपने बजट में किया था, उसमें से मात्र बसंत जी मात्र 637 करोड़ रुपए दिए 5,000 करोड़ में से। क्यों भाई? आप तो महिलाओं का भी पैसा खा गए, वो भी 4,000-4,500 करोड़ के आसपास। उन गरीब महिलाओं का, जिनकी बेचारे के परिवार में 1 लाख से ज्यादा की आमदनी नहीं है, उनके भी 4,200-4,300 करोड़ रुपए आप खा गए।
चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया साहब है। ठीक है, आपके पास मैं लौट रहा हूँ रेडू साहब, आपके पास मैं लौटूंगा जरूर। और अभी फिलहाल मलकानिया साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मलकानिया साहब, अब हरियाणा में जो बजट पेश किया गया 2,23,658 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है सरकार की तरफ से भारी भरकम बजट कहा जा रहा है प्रदेश के लिए। अब इसमें 40,000 करोड़ का कर्ज, यानी कि लगभग मोटा माटी अगर जोड़ू में तो 18% का कर्ज बनता है। क्या राज्य की आमदनी से बजट नहीं बनाया जा रहा है? अब कर्ज लेकर अगर बजट को बढ़ाना है तो ये जनता के हित में कैसे हुआ? मलकानिया साहब बताइए जरा। प्रशांत जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। जहां तक बजट की बात है, बजट जो है वो 2,23,000 करोड़ से ऊपर का बजट चला गया। पिछली बजट से 18,000 करोड़ का ज्यादा बजट हुआ और सभी वर्गों से, सभी से सलाह मशवरा करके उनके सुझाव लेकर उसको बजट में शामिल किया गया और कोशिश की गई कि हर वर्ग को संतुष्ट रखा जाए। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के आय के संसाधन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाना चाहिए। जो आप नई योजना ला रहे हैं, लाडो लक्ष्य या दूसरी आ रहे हैं, तो उसको लिए एक आय के साधन बढ़ाकर उसमें से दिया जाना चाहिए। परंतु 40,000 करोड़ का जो कर्ज है वो पिछला जो 18,000 है उससे डबल का कर्ज आपके पास है। तो कर्ज लेकर आप सामाजिक सुरक्षा की जो योजना लागू कर रहे हैं वो नहीं है। विकास के लिए आप कर्ज लो, वो माना जाता है। परंतु जब फ्री की रोटियां, ये सारे, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में ये प्रथा चल पड़ी है। आम पार्टी ने चलाई, अब कोई भी पार्टी से छूती नहीं रही। नहीं तो पहले भारतीय जनता पार्टी जो थी वो थोड़ा सा इससे संकोच करती थी कि फ्री की रोटियां ना बांटी जाए, ना ऐसे दिए जाए। परंतु जिस प्रकार की कोरोना काल में फ्री का अन्न देने की योजना शुरू की, 80 करोड़ से अधिक लोगों को अन्न, मुफ्त में अन्न दिया जा रहा है और वो अब कोरोना भी खत्म हुआ फिर भी दिया जा रहा है। हरियाणा में जो 70% के बीपीएल के परिवारों की बात की जा रही, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बीपीएल की रेखा जो है वो आप कितनी आगे तक बढ़ा रहे हैं। और जितना आप बढ़ाओगे तो आप ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा राज्य बड़ा सुदृढ़ है जब आपकी बीपीएल के परिवारों की संख्या इतनी है। और जो महिलाओं के लिए आपने घोषणा की है, तो जो घोषणा की है उसको कार्य रूप करने के लिए आपको जो है वो कर्ज की अपेक्षा दूसरे जो स्रोत है उनमें से जो है वो देना चाहिए। और ठीक है, विकास के लिए आप जितना कर लेते हैं उससे विकास होता है, तो प्रदेश में खुशहाली आती है। रोजगार के साथ, अब रोजगार की बात हुई कि आप जो युवकों को बाहर देशों में भेजा जा रहा है, वहां से उन्हें वापस लौटाया जा रहा है, वहां रोजगार देने की बात करें। अब तो विश्व जो पूरा युद्ध के कगार पर खड़ा है, विश्व युद्ध चला, हर जगह पता नहीं लगता किसमें किस देश में लड़ाई छिड़ जाए किसमें, और फिर वहां से भारतीयों को वापस लाया जाता है, विदेश से विशेष विमान लेकर लाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे जो देश में ही रोजगार के साथ जो अवसर पैदा करने चाहिए, कृषि पर जोर देना चाहिए, छोटे उद्योग बड़े उद्योग लगाने चाहिए, और प्रदेश को विकसित करने के लिए किसानों, युवाओं और महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होता है। उनके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। और जहां तक हो सके जो लोग बच्चे विदेश में जाते हैं, जितना पैसा खर्च के जाते हैं, उन्हें कहा है कि अपने प्रदेश में ही छोटे उद्योग लाएं, अपने आप को भी रोजगार दें और दूसरों को भी रोजगार दें। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ लगातार धूपड़ साहब बने हुए हैं। धूपड़ साहब, आपने तमाम राजनीतिक प्रवक्ताओं को भी सुना, वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना, और सबसे पहले मैं आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। सर पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल जो है वो पुट ऑन करूंगा। अभी माननीय रेडू जी और जो है सुरेंद्र जी चर्चा कर रहे थे, किसानों की बात की, महिलाओं की बात की। अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही माना कि वैसे मानने की जरूरत नहीं है, किसान ही भगवान है। भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, जिसका अभी रेडू जी जिक्र कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, ये ऐसा जिक्र करते हैं। तो ये जो है अन्य जो जिले हैं, इसमें 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि जो है, सेम वाली जमीन जिसका जिक्र किया था, उसको खेती योग्य बनाने की जो है इस बजट में बात की है, जिसको बनाया जाएगा। और देसी कपास की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को जो है उससे मदद मिले, इसके लिए अब 3 की बजाय 4,000 रुपए प्रति एकड़ का जो है उनको दिए जाएंगे,
जो है प्रोत्साहन राशि, और फलों की फसल के नुकसान का मुआवजा जो है 50,000 रुपए, और सब्जी और मसालों पर यह 40,000 रुपए प्रति एकड़ यह जो है दिया जाएगा, यह मिलेगा। और महिला विकास की जो बात जो की जा रही थी, 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण देकर ग्रामीण व हाट सीधे बाजार से जोड़ेंगे। 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थान बनेंगे, इनमें महिलाओं को 30% सीटें जो है आरक्षित रहेगी। और इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण को इनको दिया जाएगा। और अंबाला, यमुनानगर, रोहतक और गुरुग्राम में वात्सल्य भवन इनके लिए बनाए जाएंगे। अभी जो है सुरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे कि जो है विदेशों में और नॉर्थ मतलब जो है ना वो दिक्कत हो रही है, जो है ये सदा हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी होता है। लेकिन आपने देखा कि जब भी विदेशों में ऐसी कोई दिक्कत होती है, किसी भारतीय को कोई दिक्कत नहीं होती, सकुशल सुरक्षित जो है भारत में लाए जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? कुछ मित्रों को, जैसे ये सुरेंद्र जी हैं, बेचारे दुखी हैं क्योंकि जनता खुश है, और जब तरक्की होती है तब इनको दिक्कत होती है। अब अगर बात करें जो है हर जगह की, जो है किसानों की जो है मैंने बात की, अब महिलाओं के लिए जो है मैंने बात की, अब युवा शक्ति के लिए जो है इस बजट में 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अग्निवीर जो है योजना में, अग्निवीर योजना जो है हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर 20% इनको आरक्षण देने की बात है। और आपने देखा होगा शायद हमने पूरे देश में सबसे पहले और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और पीएम सेतु योजना के अंतर्गत सोनीपत और कुरुक्षेत्र में 241 करोड़ रुपए की लागत से एक ITI क्लस्टर बनाया जाएगा। अंत्योदय परिवारों के लिए भी मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू करके अप्रेंटिसशिप के दौरान छात्रवृत्ति के अतिरिक्त। चलिए ठीक है, एक सवाल मेरा ये है सर आपसे, एक सवाल, एक महत्वपूर्ण एक सवाल मेरा दुपड़ साहब आपसे ये, आपने तमाम राजनीतिक प्रवक्ताओं का जवाब दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए तो मुझे इस बजट में एक लकीर दिखाई दे रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब बेहतर करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, इस बात पे आप हमें जरूर भरेंगे। लेकिन कृषि का बजट यहां पर हरियाणा सरकार ने रखा है बजट 2026 में 8,319 करोड़ रुपए, 319.77 मोटा माटी 8,320 करोड़ रुपए। अगर मैं इसका हिसाब किताब लगा लूं तो ये टोटल बजट का बनता है 3.5%। किसानों की भागीदारिता इस बजट में, किसानों के हित की भागीदारिता इस बजट में नजर आती है 3.5%। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप, बिल्कुल लास्ट में नजर आता है 2263 करोड़। युवा सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात, यहां पर 1521.21 करोड़ रुपए का बजट यहां पर केवल दिया गया है। कृषि का एक अहम सवाल है सर मेरा, मात्र 3.7% का बजट किसान डिजर्व करते हैं क्या इतना? यस और नो? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो है ये बजट जो है अलग अलग सारी चीजें आपने बताई, लेकिन अगर आप देखेंगे किसान कल्याण की बहुत सारी योजनाएं जो किसानों के लिए अलग से बिजली वितरण निगम जो है बनाने की बात की गई है, जिससे उनको जो है ना ट्यूबवेल्स के कनेक्शन अलग से दिए जाएंगे। और फलों के और साथ में जो बागवानी और जो हैचरी वगैरह जो है उनके लिए सोलर लाइट्स की भी जो है जो बात जो की गई है, तो कहीं ना कहीं किसान और किसानी को फायदा देने की ही वो बातें जो है उसमें की गई है। इससे कहीं ना कहीं अंततः जाकर के किसान को ही फायदा होना। अगर वो जो मैंने जैसा बताया आपको बिजली के और ये जो है अलग से जो बनाने की जो मैंने बात की है, इसका फायदा किसको होगा? किसानों को होगा। ट्यूबवेल का फायदा किसको होगा? किसानों को होगा। चलिए ठीक है दुपड़ साहब, बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दर्शकों को सीधा एक बड़ी खबर बता दें। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बड़ी अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है। करमबीर सिंह बौद्ध को टिकट देने पर नाराजगी दिखाई गई है। यहां पर तेलूराम जांगड़ा ने इस्तीफा दिया है। ओबीसी कार्यकारी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जांगड़ा और अभी फिलहाल इस्तीफा देते नजर आए हैं। पार्टी की प्राथमिकता यहां पर होनी यह चाहिए थी कि सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बांधने के लिए रखा जाए, बांध कर रखा जाए और साथ ही साथ एकजुटता के साथ सभी को साथ लेकर चला जाए। लेकिन यह अंदरूनी कलह क्या कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी यहां पर त्यागपत्र उन्होंने दे दिया है और साथ ही अब राव नरेंद्र सिंह और
राष्ट्रीय अध्यक्ष को त्यागपत्र भेजा है। ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता न मिलने से आहत, ये बात कही गई है जांगड़ा की तरफ से। सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। देखिए, पार्टी छोड़ने का फैसला मेरा ऐसा नहीं है। मेरे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको इग्नोर करना मेरे लिए बहुत दुखदाई है कि 45% आबादी होने के बाद बैकवर्ड क्लास को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया। ऐसे आदमियों को, जो आदमी धरातल पे रह के काम किया, उन लोगों को बड़ा दुख है। आज सारे बैकवर्ड के साथी मेरे साथ मिलके वो अपने अपने इस्तीफे मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं लिखत में कि हम आपके साथ हैं। और बैकवर्ड क्लास को दरकिनार करना कांग्रेस को 3 योजना से भारी पड़ रहा है। जब कांग्रेस ने बैकवर्ड को दरकिनार किया तो ही तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, और अभी भी उनके समझ में नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी के। मैं कांग्रेस हाईकमान से बहुत दुखी हूं। तो चलिए अब इसी के साथ आपको सीधा लिए चलते हैं। हरियाणा विधानसभा कार्रवाई चल रही है, देखिए जरा। आप ट्रैक्टर की करो, ट्रैक्टर पार्टी की करो। चलिए, श्री जगमोहन आनंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा। जीएसटी से अर्थव्यवस्था को मिली नई धार। उड़ा साहब सीनियर हो आप, जरा हम तो पहली बार आए, जरा ठीक है आप रखिए। जीएसटी से अर्थव्यवस्था को मिली नई धार। एक देश एक टैक्स से सजा व्यापार का दरबार, सजा व्यापार का दरबार। यह प्रस्ताव तो हरियाणा में अभी फिलहाल लगातार विधानसभा कार्रवाई चल रही है। तो चलिए इसी के साथ अब डिबेट पर वापस लौटते हैं। हमारे तमाम राजनीतिक जो मेहमान हैं हमारे साथ बने हुए हैं। दुपट साहब, बात आप रख रहे थे, बात पूरी कीजिए प्लीज। नहीं, पहले तो मैं जो है तेलू राम जी की बात को एक बार कहना चाहूंगा। ये तो खैर इनका अपना अंदरूनी मामला है, किसको टिकट दें किसको नहीं दे। लेकिन मैंने अपनी डिबेट के शुरू में बताया था कि तेलू राम ने ये कहा है कि कांग्रेस में गिरोह काम कर रहे हैं। और एक तो ऐसा नेता है, उसने तो हरियाणा में राज्यसभा की टिकट लेने से मना कर दिया। अब की बार मैं इसी टर्म की बात कर रहा हूँ, जो अभी जो चुनाव जो फार्म हो रहे हैं, इसको दक्षिण से जब टिकट दिया गया तो उसने वहां जो है एक्सेप्ट किया कि टिकट, चलो इनका अंदरूनी मामला है। और कांग्रेस में जो टूट फूट है, दरार है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये जो है। लेकिन हम जो बात करें तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट जो पेश किया, इसमें सभी जो लोगों के हित के लिए जो काम किए गए, अच्छे वाले काम किए गए। और इसमें जो रंग तो दिखाई ही दिए सारे के सारे, लेकिन इसके साथ साथ जो है अपने यहाँ वो बड़ा त्योहारों पर मिठाई का रहता है, तो इस बजट में त्योहार की मिठास भी कहीं ना कहीं दिखाई दी थी। और जो आपने जो जिक्र किया था कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या जो लोन जो है वो बढ़ा, लोन के बारे में शुरू में आपने जब चर्चा की शुरुआत की तो महिपाल ढांडा जी से आपने क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने अपनी जो है तकरीर में बताया कि हुड्डा जी जब उनका शासन था तो जितनी लिमिट होती है उस लिमिट से कहीं ज्यादा कर्ज ले रखा था उन्होंने। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है, नायब सिंह जी की सरकार है, इससे पहले मनोहर जी की सरकार थी, इन दोनों ने जो लिमिट है मैक्सिमम लिमिट, उससे कहीं कम कर्ज जो है लिया गया है। और रही बात पैसे देने की, देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मेरी हैसियत, अगर मैं मजदूरी करता हूं तो उतना ही मैं कर्ज लूं और उतना ही कर्ज मुझे बैंक देंगे जितना मैं पे कर सकता हूं। लेकिन जब मैं मैनेजर बन जाऊं तो मेरे कर्ज की लिमिट बढ़ जाती है। और वही बात हरियाणा की सरकार के साथ में हो रही है। पहले इतना नहीं था, अपना ये जो फिगर जो थी, अपना इतना बड़ा बजट भी नहीं था।
और इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी अपने पास में, लेकिन जब अपना बजट बढ़ रहा है तो अपने को लोन भी ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वो लिमिट से कहीं कम है आज। चलिए ठीक है, हमारे साथ लगातार अब कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ मैं जाना चाहूंगा। अब सुरेंद्र जी, अब बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना, लेकिन बजट में कृषि को लेकर, किसानों को लेकर, क्योंकि किसानों को लेकर तो मुद्दे हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं किसान परेशान नजर आते हैं। किसानों की तरफ से अपनी मांगे रखी जाती है सरकार के सामने कि भाई मुआवजे को लेकर दिक्कत है, बीज को लेकर दिक्कत है, खाद यूरिया डीएपी को लेकर दिक्कत है, तमाम परेशानियां। और किसानों का एक ऐसा मुद्दा है हमारे हरियाणा प्रदेश में जो कि जिससे सरकार हो या फिर विपक्ष हो अछूता नहीं रहता, दोनों को प्रभावित करता है। अभी फिलहाल किसानों के लिए 3.7 या फिर 3.8% का बजट यहां पर अलॉट किया गया है इस बजट में 2026 में। क्या ये मुनासिब समझते हैं सुरेंद्र साहब या नहीं? सर जी, अभी मेरे साथी प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता ने जो बात कही, तो मैं उस बात पे आता हूं कि ये सरकार हर क्षेत्र में फेल है। चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे वो स्वास्थ्य नीति हो, चाहे वो किसानों के प्रति नीति हो, और चाहे रोजगार की नीति हो, ये सरकार हर क्षेत्र में फेल है। कारण क्या है कि जो प्रदेश का टोटल बजट होता है उसका 6% बजट जो है शिक्षा नीति पर खर्च होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको घटा करके 1.9% कर दिया है। और जो इन्होंने इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इस बजट को अगर हम कम कर रहे हैं तो आने वाला भविष्य प्रदेश का क्या होगा, क्योंकि आज प्रदेश में 15,000 शिक्षकों की कमी है। स्कूलों के अंदर आप देखिए कि स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोफेसर की, लेक्चरर्स की और 15,000 शिक्षकों की टोटल भर्ती कम हुई है। तो ये चलिए ठीक है, बीच में रोक रहा हूं, आपको माफी चाहूंगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर गौरक्षक मोनू मानेसर को जमानत मिली है। नासिर और जुनैद हत्याकांड में जमानत दी गई है। 11 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट से मोनू मानेसर को जमानत दी गई है। शुक्रवार देर शाम तक भरतपुर जेल से रिहाई संभव है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज जो हमारे ज़मीनी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब देवेंद्र, फिलहाल हालिया अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जुनैद और हत्याकांड मामले में इस मोनू मानेसर को पिछले काफी समय से जो जेल में रखा गया था और राजस्थान पुलिस की तरफ से प्रोडक्शन वारंट से नूहू पुलिस से गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद से ही मोनू मानेसर जेल में था। और जिस तरह से जो ये हत्याकांड था, इस पूरे हत्याकांड को लेकर लगातार राजस्थान में भी काफी समय तक हंगामा रहा, हरियाणा में भी काफी समय तक हंगामा रहा। और सबसे बड़ी बात यही नहीं मोनू मानेसर पर, इसके अलावा नूहू के अंदर जो जल अभिषेक यात्रा थी उसमें भी जिस तरह से जो अग्निकांड हुआ और पूरा जो माहौल बिगड़ा, उसमें भी कहीं ना कहीं नूहू पुलिस लगातार मोनू मानेसर की तलाश कर रही थी। और इसके बाद एक मामला गुरुग्राम के पटौदी का था, जहां फायरिंग मामला था। यानी कि कुल 3 मामले थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला था वो ये हत्याकांड मामला था, जिसमें से लगातार जो नासिर और जुनैद की हत्या की गई थी, इस हत्या में राजस्थान में मुकदमा दर्ज किया गया था। और उस मुकदमे के तहत ही जब मोनू मानेसर की 2023 में सितंबर के महीने में गिरफ्तारी हुई, जो कि नूहू क्राइम ब्रांच ने की थी, उसके बाद जब राजस्थान पुलिस को यह मालूमात हुआ तो प्रोडक्शन वारंट पर मोनू मानेसर को रिमांड पर लिया गया था। और उसके बाद से ही मोनू मानेसर जेल के अंदर था। और फिलहाल अब इस पूरे मामले में क्योंकि नूहू कोर्ट से भी पहले जमानत मिल चुकी है, यही नहीं गुरुग्राम के पटौदी कोर्ट से भी पहले जमानत मिल चुकी है, बस जो अब हाई कोर्ट राजस्थान से जमानत मिली है मोनू मानेसर को, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं गोरक्षकों में अभी फिलहाल खुशी का माहौल है। लेकिन अभी भी आज का दिन पूरा लगेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट से जो कागज हैं वो जेल भेजे जाएंगे और बॉन्ड भराने के बाद ही वहां से रिहाई होगी। यानी कि कल देर शाम तक मोनू मानेसर की भरतपुर जेल से रिहाई हो सकती है। और इसको लेकर तमाम जो गोरक्षक हैं वो तमाम उन प्रक्रियाओं को पूरा कर रहे हैं जो कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रबंधन को मुहैया करानी होंगी। फिलहाल नूहू कोर्ट में भी गोरक्षकों की तरफ से, मोनू समर्थकों की तरफ से जो बॉन्ड भरे जाने थे वो बॉन्ड भरे जा चुके हैं। और अब केवल और केवल जो भरतपुर जेल में जो कोर्ट के आदेश हैं
उन्हें पहुंचाया जाएगा, वहां बॉन्ड भराए जाएंगे और उसके बाद कल देर शाम तक मोनू मानेसर की रिहाई जेल से संभवतः पूरी जो प्रक्रिया है उसके होने के बाद होगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप तमाम जानकारी देवेंद्र आपने दी। तो चलिए इसी के साथ अब डिबेट पर वापस लौट रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र कुछ कह रहे थे, बात पूरी कीजिए सुरेंद्र जी। जी मैं ये कह रहा था कि जो ये सरकार है ये सारी नीतियों को में फेल है और सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ती जा रही है। सरकार ने क्या किया है कि जो अपनी शिक्षा नीति है, टोटल बजट का 6%, मैंने अभी बताया कि टोटल बजट का 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी इस बजट के अंदर 1.9% है। और क्योंकि इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य सेवाओं को देखें तो 8% टोटल बजट का खर्च होना चाहिए, जो कि 6% का प्रावधान है इस बार। और मैंने जैसा कि कहा कि ये सरकार किसी की हितैषी नहीं है, किसान की हितैषी नहीं है, नौजवान की हितैषी नहीं है। बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 है और दूसरे प्रदेशों के बच्चों का सिलेक्शन अभी एचपीएससी ने किया, जबकि हरियाणा के प्रदेश के बहुत नाम मात्र बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उसमें भी ये सरकार चुप्पी साधे हुए है कि क्यों दूसरे प्रदेश के नौजवानों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है और हमारे प्रदेश में क्या काबिल नौजवान नहीं है। और किसानों की बात अगर करते हैं तो अभी इन्होंने जो ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए एक नया अलग से डिपार्टमेंट बनाने की बात कही है इस बजट के अंदर, उसके अंदर आप ये देखिए कि ये सरकार वास्तव में ही प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि जो पहले से 2 निगम हैं हमारे, जिसके अंदर डीएचबीएन और यूएचबीएन है, जो उन दोनों को ये अडानी को सौंपना चाहते हैं। ये अंदर ही अंदर पिछले 11 साल से इस चीज की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से कैसे हम अपने जो हरियाणा के संस्थान हैं उनको बेच दिया जाए, कैसे उनसे दूर होकर जो कमाई के साधन है सिर्फ वो रख लिए जाएं और जो जो घाटे के साधन है वो सरकार अपने पास रखना चाहती है और जो सरकार को कमा कर देने वाले डिपार्टमेंट है उनको ये अडानी को सौंपना चाहते हैं। तो इस तरीके की नीति इनकी जो है, वही शिक्षा नीति के अंदर भी यही हो रहा है। आप देखिए स्कूलों का आज हाल बेहाल है। स्कूलों के अंदर ना तो पूरी शिक्षा प्राप्त हो रही है, ना ही वहां के बच्चे जो हैं वो इस काबिल बनाए जा रहे हैं। आप उनका स्टैंडर्ड चेक कर लीजिए जाकर कहीं भी, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, आपको पता लग जाएगा कि एक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का लेवल में कितना अंतर है। और जो स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, आप देखिए हजारों लोग रोज जो है सिविल अस्पताल की लाइनों में होते हैं, लेकिन ना तो मशीनें चल रही हैं, ना वहां पर डॉक्टर पूरे हैं, लोग परेशान हैं इस बात से। तो उसके बजट में भी अगर कमी कर रहे हैं तो ये जनता के साथ अन्याय है और इस तरह का अन्याय कोई भी नहीं सहेगा, ना तो जनता सहेगी और विपक्ष जनता की आवाज बनकर अपने मुद्दे को उठाता रहेगा। चलिए ठीक है, रेड्डू साहब के पास मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर, किसानों के लिए 3.7% तक का यहाँ पर प्रावधान इस बजट में रखा गया है, क्या मुनासिब है? बसंत जी देखिए, बहुत ही कम है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के भाई ने बताया, एजुकेशन पॉलिसी के लिए 6% होना चाहिए, हेल्थ के लिए 8% चाहिए। मैं बताता हूँ किसानों के लिए कम से कम 10.5% का बजट एलोकेशन नेसेसिटी है और इसमें 3% कहाँ और 10.5% कहाँ, ये किस प्रकार को सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे की बात है, क्योंकि 3.7% बहुत ही कम होता है। इसमें इतना बड़ा जो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, इतने सारी संख्या में हमारे किसान भाई हैं, तो इस एलोकेशन से क्या बनेगा? यही कारण है कि किसानों को न तो समय पर मुआवजा मिल रहा है, न ही किसानों को समय पर अन्य सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं रखा जाता जब बजट में एलोकेशन ही कंप्लीट नहीं होगी। नहीं, बीजेपी कह रही है कि हमने कृषि बजट पिछले साल के मुकाबले बढ़ाने का काम तो किया है। कितना बढ़ाया? कितना बढ़ा? ये 1500 करोड़ बढ़ाने से क्या बनेगा? कितनी महंगाई बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है जो महंगाई के अंदर, कितनी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं आजकल हमारे देश में, प्रदेश में। तो इनके लिए कोई बढ़ोतरी वाली कोई मायने नहीं रखती। कितना किसान नोट कहता है एग्रीकल्चर में इन्होंने बढ़ाया है, देखिए बसंत जी, इन्होंने बढ़ाया 0.13%। शंकर धूपड़ जी, कृषि बजट को 0.13, अरे 1% भी नहीं बढ़ाया आपने, तो 0.5% भी नहीं बढ़ाया, वो भी 0.15 में बनता था, नहीं वो भी 0.5 में बनता था, आपने 0.13% बढ़ाने का काम किया। तो बसंत जी, इससे बड़ा मजाक किसानों के साथ ये सरकार और क्या करे। इससे पहले जी आपने रुकवा दिया था लाडो लक्ष्मी के बारे में।
इन्होंने आगे क्या किया? जहां सभी महिलाओं को स्कीम का लाभ नहीं दिया, अब क्या कर दिया? जिन 10 लाख 10.5 लाख महिलाओं को इन्होंने देने का काम किया, हाँ। कितनी बड़ी चाल मारने का काम किया। इन्होंने कहा कि 1100 रुपए की हम FD करवाएंगे ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। अरे भाई, जिस परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए है सालाना, उसका वर्तमान तो सुरक्षित नहीं है, आपने भविष्य की चिंता उठा ली। भाई क्यों उठा लिया अपने भविष्य की चिंता, जिसका वर्तमान ही सही नहीं चल रहा है? क्यों? किसने कहा था कि महिलाओं ने परमिशन दिया आपको कि आप हमारे को 2100 घोषित करके हमारे नाम 2100 लिख दो और दो हमारे को 1000 रुपए? वाई चलिए ठीक है, आपके पास मैं आ रहा हूँ। ठीक है रेड्डू साहब, आपके पास लौटूंगा मैं। मलकानिया साहब के पास जा रहा हूँ, जरा एक प्रतिक्रिया मलकानिया साहब की मैं ले लूँ, उसके बाद वापस बीजेपी प्रवक्ता से सवाल मेरा एक रहेगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया मलकानिया साहब। नहीं, ये ठीक है, जो पोस्टें खाली है उनको भरा जाना चाहिए। अगर स्कूलों में अध्यापक भरे जाएंगे तो शिक्षा अच्छी मिलेगी, अस्पतालों में डॉक्टर और दूसरा स्टाफ भरा जाएगी तो स्टाफ को अच्छी मिलेगी। किसान हमारा अन्नदाता भी है, किसान मतदाता भी है, किसान हमारे आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए किसानों को जो है वो खाद बीज पे सब्सिडी दी जानी चाहिए, उन्हें दूसरी सहूलतें दी जानी चाहिए, सिंचाई के साधन वो मुहैया कराए जाने चाहिए। तो इस प्रकार जो बजट में है वो युवा वर्ग का, महिलाओं का जो है उसको उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए और रोजगार के साथ ज्यादा से ज्यादा पैदा करना चाहिए। जितनी पोस्टें खाली है उन्हें भरा जाना चाहिए। उसमें सेवानिवृत्त लोगों को जो है सैंक्शन देने के बजाय युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए। और जो विदेशों में जाने का ट्रेंड है उसको रोककर जो जितना पैसा वो विदेशों में जाने के लिए खर्च करते हैं वो यही छोटे उद्योग लगाने में और कृषि में, बागवानी में, पोल्ट्री फार्म में, शहद मधु पालन वगैरह में लगाकर तो अपने आप को भी रोजगार दें, दूसरों को रोजगार दें तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ धूपड़ साहब हैं। अब धूपड़ जी, एक सवाल मेरा ये है, सबसे पहले एक बहुत लाइटर नोट पर मैं समझना चाहूँगा कि ये जो लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है आपकी तरफ से, एक ज़रा ये समझाइए कि ये जो महिला बाल विकास विभाग के लिए आपकी तरफ से यहाँ पर 2263 करोड़ का बजट है, क्या इसी से ये राशि ली जाएगी क्या? पहले मैं सुरेंद्र जी की बात का जवाब दूं, फिर आप वाली बात करें। चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी ने कहा किसानों के हित की बात है। अब हंसी आती है इनकी ये बात सुनकर के, जो किसानों को 2-2 रुपए का मुआवजा चेक देते थे वो आज किसानों के हितैषी होने का दम भरते हैं। और जब तक ये अडानी और जो है ऐसे ही जो उद्योगपतियों का नाम ले तो इनकी दिक्कत हो जाती है इनको कि कहीं ये पार्टी में इनको पूछा ना जाए। आज आपने अडानी जी का नाम नहीं लिया। बात कर रहे थे कि जो है अगर बढ़िया कोई उपक्रम चलेंगे तो वो अडानी को बेच दिए जाएंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि 2014-15 में 20 उपक्रम थे जो लाभ में चल रहे थे। किसानों के हितैषी हैं, ये सारे किसान अच्छे से जानते हैं। 750 किसान मर गए। मैं इनके पीछे नहीं बोल रहा था शर्मा जी, बसंत जी, एक बार देखिएगा जरा, ये पॉपकॉर्न जो है इनको पकड़िए। तो गलत बात बोलेंगे तो जवाब सुनेंगे भी। एक बार पकड़िए गलत। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, एक बार बात पूरी होने दीजिए। किसी बात को लेकर ऐतराज है तो आप प्लीज बात में कवर कर लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है धूपड़ साहब, ठीक है। क्या हुआ कि जो है जब ये अडानी जी का नाम ले रहे हैं, जो 2014-15 में 20 उपक्रम थे जो फायदे में चल रहे थे और उनका फायदा जो था 450.16 करोड़। अब 24-25 में 24 जो ऐसी उपक्रम जो है वो फायदे में आ गए हैं और उनका जो फायदा है, उनका जो मुनाफा है 1205.1205.14 करोड़ जो है ये उनका मुनाफा है, यानी कि लगभग 3 गुना बढ़ गया। और ये जब चिल्लाना बंद करेंगे ना, और एक बात और बता दूं, जो सीटों के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में जो बात सर, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए धूपड़ साहब। एक मिनट सर, एक मिनट अपनी बात को पूरी करो। मेडिकल कॉलेजेस 6 थे हरियाणा में, आज 15 से ज्यादा हैं। इसीलिए है वो कॉलेजेस की जो है लोग मतलब अपने को डॉक्टर्स अच्छे मिल जाए। और हमने 11 वर्षों में 80 नए राजकीय कॉलेज खोले और मेडिकल सीटें जो 700 होती थी 2485 जो सीटें हो गई हैं। ये जो चीजें हैं, जब ऐसी जो चीजें होंगी
तभी जा करके ऐसा होगा कि अपने को अच्छे डॉक्टर्स मिल चलिए ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर मिल जाएंगे। उसकी दिशा में ही हम सारा काम कर रहे हैं। ठीक है दुपड़ साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल है सर, ये बात आप बाद में पूरी कीजिएगा क्योंकि सवाल इम्पोर्टेंट मेरा ये कि अब ये जो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आपकी तरफ से योजना चलाई जा रही है महिला सशक्तिकरण के नाम पर कि लाडो लक्ष्मी योजना के जरिए महिलाओं को मजबूत बनाना आर्थिक तौर पर, क्या महिला बाल विकास विभाग को जो फंड जारी किया गया 2263 करोड़, क्या यही राशि यहीं से ली जाएगी क्या महिला बाल विकास विभाग से? नहीं, ऐसा है शर्मा जी, मैं इसके बारे में फिलहाल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसके आंकड़े नहीं है मेरे पास में। लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए ये क्योंकि मुख्यमंत्री, मेरा सवाल इसलिए था यहाँ पर दुपड़ साहब, क्योंकि अब दुपड़ जी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे थे 5000 करोड़ का बजट है यहाँ पर। अगर 5000 करोड़ का बजट है तो आखिर क्यों चेंजमेंट इतने लाडो लक्ष्मी योजना में आपको करने पड़ रहे हैं? अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म चलाना है तो यहाँ पर तो केवल यहाँ पर अगर महिला बाल विकास विभाग में यहाँ पर 2263 करोड़ का बजट देख पा रहा हूं मैं यहाँ पर, जिसका जिक्र बजट 2026 में किया गया है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब जो है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 5000 करोड़ का, तो कहीं जो है उन्होंने सोच समझ के ही किया है और उन्होंने उसका बजट का एलोकेशन कैसा किया है, कितना किया है, वो मेरे पास फिलहाल डाटा नहीं है। ठीक है, चलिए, नहीं मैं आपको पूरी डिटेल में बता पाता जी। और जो है इसके लिए